हाय गाइस, आपका स्वागत है वी लव मैथ्स पर। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की डेली क्लासेस के साथ साथ जीके का कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट क्लासेस। और आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी पर आधारित कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट की बातें। सबसे पहले आप आवर्त सारणी का जो पहला वीडियो है उसे देख लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट क्लास, जो डिपेंड है आवर्त सारणी पर। ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये लगभग इधर अधातु है, बीच में उपधातु होता है और ये सब धातु होते हैं। अगर हम धातु, अधातु और उपधातु की बात करें तो ये जो है, ये जो एरिया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एरिया है, ये धातु होता है प्रायः। ये जो पी ब्लॉक का एरिया है ये होता है अधातु। और उपधातु भी पढ़े हैं। उपधातु कितने होते हैं, पहले वीडियो में पढ़े हैं। उपधातु की संख्या होती है 7। अब ये 7 कहाँ पे होता है देखो, एक तो हो गया ये बोरान, समूह 13 में एक उपधातु है। उपधातु की बात कर रहे हैं ना। इधर तो हो गया धातु, इधर हो गया अधातु। धातु और अधातु के बीच में क्या रहेगा, उपधातु रहेगा। और उपधातु की संख्या होती है कितना, 7। तो कौन कौन सा उपधातु है देखो, ये बोरान है, इसके नीचे आ जाओ, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, और यहाँ पर क्या आएगा, आर्सेनिक आएगा। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ आएगा बिस्मथ। यहाँ कौन सा आएगा, ये टेल्यूरियम हो जाएगा और ये पोलोनियम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये उपधातु है, उपधातु ये 7। मतलब इधर धातु है और इधर अधातु है, दोनों के बीच में है उपधातु। और ये उपधातु से संबंधित फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फैक्ट क्या है देखो, अर्धचालक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अर्धचालक में सिलिकॉन या जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। इसको भी याद रखना, उपधातु हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अब बात जर्मेनियम की आई है तो जर्मेनियम से संबंधित फैक्ट भी हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। देखो कौन सा फैक्ट है, जर्मेनियम है, ये गैलियम है, और यहाँ होगा स्कैंडियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम कौन से आवर्त में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्त में है। चौथे आवर्त में 3 तत्व हैं, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। कौन सा फैक्ट है, याद आ रहा है। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था तो उनके आवर्त सारणी में 3 रिक्त स्थान थे, और उन 3 रिक्त स्थानों के लिए कौन कौन से तत्वों की खोज हुई। मतलब प्रश्न कैसे पूछता है कि आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान से, उस रिक्त स्थान में कौन कौन से तत्व भरे गए, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो समूह 17 है, समूह 17 जिसको हैलोजन तत्व कहते हैं, और हैलोजन का मतलब होता है समुद्री लवण बनाने वाला। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन ज्ञात तत्वों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंद होता क्लोरीन का होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखो ब्रोमीन क्या है, ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आयोडीन से भी, आयोडीन से संबंधित जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन है, उसका आमना सामना तो आपको कई बार हुआ होगा। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, रोज टीवी में विज्ञापन देखते हो, आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ कह के। मतलब आयोडीन जो है ऐसा तत्व है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग। तो किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मतलब सबकी एक विशेषता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लोरीन की एक खासियत है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है, कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। साथ ही साथ आयोडीन ही एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। एकमात्र अधातु जिसमें चमक पाया जाता है।
नहीं तो अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, सामान्य सगुण होता है। धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन जो है ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, चमकदार होता है। तो ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आ गया स्टैटिन। तो स्टैटिन से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, सबसे भारी अधातु, सबसे भारी अधातु की बात करेंगे तो सबसे भारी अधातु हो जाता है स्टैटिन। सबसे भारी धातु कौन होता है जी, पढ़ चुके हैं, ओस्मियम होता है। देखो सबसे भारी अधातु कहेंगे तो स्टैटिन होगा, और सबसे भारी धातु कहेंगे तो उसका जवाब हो जाएगा ओस्मियम, जिसका परमाणु क्रमांक 76 होता है। पढ़े हो, समूह 8 में रहता है, ये समूह 8 में यहां पर होता है ओस्मियम 76। ये क्या है, सबसे भारी धातु है। ये सबसे भारी धातु, हम धातु की बात करते हैं तो सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है और सबसे भारी अधातु स्टेनियम होता है। सबसे हल्की धातु, यहां आ जाओ, लिथियम। सबसे हल्का क्यों होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक कम है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु ये हो जाएगा लिथियम। आ रहे हैं धीरे धीरे, इधर भी आएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते जाएंगे। देखो समूह 12 की तो हम बात कर चुके हैं, जिसमें रहता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनको हम सामान्यतः संक्रमण तत्व नहीं मानते। अब हम बात करते हैं समूह 11 का। ये जो समूह 11 है इसमें कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर कापर होता है, तांबा। उसके बाद होता है चांदी, तांबा चांदी, फिर होता है सोना। ध्यान दो, तांबा, चांदी और ये सोना। समूह 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इन तीनों धातुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, तांबा का, चांदी का और सोना का। तांबा, चांदी, सोना, इन सबके सिक्के बनाए जाते हैं। पहले जो है तांबा का सिक्का ही चलता था, तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का। इसीलिए समूह 11 को कहा जाता है सिक्का वर्ग। बहुत इजी है, सिक्का वर्ग किसे कहा जाता है, तो समूह 11 को सिक्का वर्ग कहा जाता है। और समूह 11 में क्या क्या होते हैं, तो तांबा होता है, चांदी होता है और सोना होता है। और चांदी की खासियत क्या है, जितने भी ज्ञात धातु हैं या ज्ञात तत्व हैं उनमें सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता होता है चांदी का, पहले वीडियो में पढ़े हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता, सर्वाधिक विद्युत चालकता होता है चांदी का। दूसरे नंबर पे होता है तांबा, पहले चांदी फिर तांबा फिर सोना, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। ध्यान दो, चांदी फिर तांबा फिर सोना, उसके बाद फिर एल्युमिनियम का। अगर हम समूह 10 की बात करें तो समूह 10 में यहाँ पर रहता है प्लेटिनम। और प्लेटिनम की खासियत क्या है, इससे पहले के वीडियो में हम पढ़े हैं, सबसे चमकदार धातु होता है और प्लेटिनम को ही कहा जाता है सफ़ेद सोना। तो ये हो गया समूह 10 के बारे में। अब यहाँ गौर से देखो, समूह 11 में सोना है, समूह 10 में प्लेटिनम है, समूह 9 में होता है इरिडियम। अब इन तीनों की खासियत क्या है, सब किसमें है, 6वें आवर्त में है क्रम से, इरिडियम, प्लेटिनम और सोना, गोल्ड। अलग से लिखता हूँ इसको, इरिडियम है, फिर प्लेटिनम है और उसके बाद गोल्ड है। तो ये जो इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड है, इसको कहा जाता है उत्कृष्ट धातु। इनको कहा जाता है उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट गैस नहीं, ध्यान दो, उत्कृष्ट गैस कहोगे तो समूह 18 हो जाएगा। समूह 18 को हम कहते हैं उत्कृष्ट गैस। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उत्कृष्ट गैस कहोगे तो समूह 18, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। लेकिन उत्कृष्ट धातु कहेंगे तो 6वें आवर्त में है इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड।
अब ये उत्कृष्ट धातु क्या होता है, किसे कहते हैं उत्कृष्ट धातु? तो ऐसे धातु जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, ऐसे धातु जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है, ऐसे धातु जिनकी क्रियाशीलता कम होती है उनको हम कहते हैं उत्कृष्ट धातु। यानी कि ये जो है वायु, जल, अम्ल, क्षार इनके साथ क्रिया नहीं करते। ये धातु मतलब ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे धातु जो वायु, जल, अम्ल या क्षार के साथ क्रिया नहीं करते। ये जो है वायु, जल, अम्ल या क्षार के साथ क्रिया नहीं करते, क्रिया नहीं करते। ध्यान दो, ये तो सोना है ही, Au सोना है, और प्लेटिनम कहा जाता है सफेद सोना, ऐसे याद रख लो। यहाँ पर सोना है, उसके बगल में क्या है, सफेद सोना है। सफेद सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे चमकदार धातु है। अब हम चलते हैं समूह पहला में सीधा। समूह पहला, समूह पहला में कौन कौन सा तत्व होता है? समूह पहला में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और ये क्रम से आपको हर समूह के तत्वों का नाम याद होना चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री में सक्सेस होना है तो। क्रम से कि समूह 18 में कौन कौन से तत्व होते हैं, समूह पहला में कौन कौन सा तत्व होता है, और इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। एक ट्रिक्स खूब चलता है समूह पहला के लिए, हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना करे रब से फरियाद, सॉरी सीजियम हो गया यहाँ पर, हेलिना करे रब से फरियाद। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ या अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि अपना खुद का ट्रिक्स बनाओ। खुद का ट्रिक्स बनाओगे तो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है कि देखो मैंने भी ट्रिक्स बनाया कह के। और आप अगर एक बार ऐसा ट्रिक्स बना लोगे तो उसको कभी नहीं भूलोगे। तो खुद का ट्रिक्स बनाओ। मैंने क्या बनाया इसके लिए देखो, हालिसो पोरूसी फ्रे, हा ली सो ओ रू सी फ्रे। हालांकि मुझे वो किसी और का ट्रिक्स भी याद है, हेलिना करे रब से फरियाद, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता जो मैंने खुद बनाया है, हालिसो पोरूसी फ्रे। और खुद बनाया क्या है यार, केवल किया क्या है, शब्द के शुरू शब्दों को ले लिया है। जैसे 7 रंगों को याद करने के लिए हम कौन सा ट्रिक अपनाते हैं, बैजा नीह पिनाला। ये बैजा नीह पिनाला याद है तो आप 7 रंगों को क्रम से लिख सकते हो। वैसे ही मैंने क्या किया, हालिसो पोरूसी फ्रे, समूह पहला याद हो गया। और अगर क्रम से आपको नाम याद है तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैजिक नंबर आप जानते हो, मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 18, 32, ये मैजिक नंबर है। 2, 8, 18, 32, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री का मैजिक नंबर। कहाँ से आया ये, बोर सिद्धांत से आया। इसीलिए ये जो आवर्त सारणी है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है 2, 8, 18, 32 पे। इसलिए आवर्त सारणी को बोहर का आवर्त सारणी भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, बोहर का या बोर का आवर्त सारणी। नोट कर लो इसको भी, बोहर का आवर्त सारणी कहते हैं ये। तो अगर ये मैजिक नंबर आपको याद है, सबको याद रहता है 2, 8, 18, 32 केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर टीचर को, हर स्टूडेंट को। अगर ये मैजिक नंबर याद है तो परमाणु क्रमांक याद करने की क्यों आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूं उसको समझना अच्छे से। सब ग्रुप में वही फॉलो होगा। करना क्या है देखो, ये अंतिम एक तत्व को छोड़ दो, यहां आपको जोड़ना है 32, यहां आपको जोड़ना है 18, यहां आपको जोड़ना है 18, 32, 18, 18, यहां आपको जोड़ना है 8, यहां जोड़ना है 8, यहां जोड़ना है 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो हम लिख रहे हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाना है। 32, 18, 18, 8, 8, 2,
केवल मुखिया का या प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, बाकी का हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 2 जोड़ोगे तो लिथियम का 3 हो गया, 3 में 8 जोड़े तो सोडियम का 11 हो गया, 11 में 8 जोड़े तो पोटेशियम का 19 हो गया, 19 में 18 जोड़े तो रुबिडियम का 37 हो गया, 37 में 18 जोड़े तो सीजियम का 55 हो गया, और 55 में 32 जोड़े तो फ्रांसियम का हो गया 87। मतलब केवल प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, आप अन्य तत्वों का बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कहीं पर भी फॉलो कर लो, यहाँ भी कर लो। देखो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान है। यहाँ एक छोड़ करके 32 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है। अब यहाँ पर 2 जोड़ने के लिए जगह ही नहीं है, इसीलिए ऊपर से नहीं आना है, नीचे से 32, 18, 18, 8, 8, 2, 32, 18, 18, 8, 8, 2, नीचे से एक तत्व छोड़ करके। तो अगर आपको हीलियम का याद है, हीलियम का 2 होता है, तो हीलियम का हो जाएगा परमाणु क्रमांक 2। 2 में 8 जोड़े, नियान का हो गया 10, 10 में 8 जोड़े, इसका हो गया 18, 18, आर्गन में 18 जोड़े, इसका हो गया 18, 18, 36, 36 में 18 जोड़े, जिनान का हो गया 54, 54 में 32 जोड़े, रेडान का हो गया 32 जोड़ो कितना होगा, 86 हो जाएगा। मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। पहली शर्त कि ग्रुप के तत्वों का नाम क्रम से याद हो, उसके लिए ट्रिक्स बना लो, बहुत सारे ट्रिक्स बना सकते हो। उसके बाद करना क्या है, नीचे में एक तत्व छोड़ करके 32, 18, 18, 8, 8, 2 जोड़ते जाना है, तो सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक बड़ी आसानी से निकल जाता है। अब ये जो समूह पहला की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट पढ़ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होता है। सबसे हल्की धातु कौन है कहेंगे तो लिथियम है। अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये क्या है, हल्की धातु है, ध्यान देना ना, हल्की धातु है। और हल्की धातु है मतलब उसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, निम्न में से कौन सी धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये जो हमारे पास आया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ध्यान रखना। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि ये हल्की धातुएं होती हैं, कारण ये है। सोडियम से संबंधित प्रश्न भी आप सबको पता होगा कि सोडियम अत्यंत क्रियाशील है, इसीलिए उसको कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में या केरोसिन में। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो निम्न में से कौन सी धातु है जिसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम से संबंधित एक और फैक्ट है जो पूछता है एग्जाम में, जल में तैरने वाली धातु कौन है। जल में तैरने वाली धातु, तो जल में तैरने वाली धातु कहोगे तो उसका जवाब भी हो जाएगा सोडियम। ये हो गया समूह पहला। समूह दूसरा की बात करें, समूह दूसरा में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो उसके लिए भी ट्रिक्स जो है मार्केट में चलता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और मैंने तो एक छोटी सी लाइन गज़ल के रूप में बनाई थी, बेरंग हूँ मैं कैसे इस बेरंग रेत जैसे, बेरंग हूँ मैं कैसे इस बेरंग रेत जैसे, बेरंग हूँ मैं कैसे
इस बेरंग रेत जैसे। या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जो भी फॉलो कर लो। यहाँ बेरंग है तो यहाँ आ जाएगा बेरिलियम। हूँ साइलेंट है, मैं से आएगा मैग्नीशियम, कैसे से आएगा कैल्शियम, इस से आएगा स्ट्रांसियम। फिर बेरंग है तो यहाँ से आ जाएगा बेरियम, और ये है रेत तो यहाँ से आ जाएगा रेडियम। तो ये हो गया समूह दूसरा के तत्व। परमाणु क्रमांक कैसे निकालना है अभी बताया हूँ। यहाँ जोड़ना 32, यहाँ जोड़ देना 18, फिर यहाँ जोड़ देना 18, यहाँ पर भी जोड़ोगे 8, यहाँ जोड़ोगे 8। एक तत्व छोड़ दिए रेडियम को, फिर यहाँ 32 जोड़ना है, यहाँ 18 जोड़ना है, यहाँ 18 जोड़ना है, यहाँ 8 जोड़ना है, यहाँ 8 जोड़ना है। 2 जोड़ने के लिए जगह ही नहीं है। अब बेरिलियम का 4 होता है, 4 में 8 जोड़ोगे तो 12, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20। इस प्रकार से सबका परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। अब यहाँ मैग्नीशियम से एक फैक्ट पूछता है, इसलिए मैं समूह दूसरा की बात कर रहा हूँ कि मैग्नीशियम से एक फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें कौन सा धातु जो है पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली धातु। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाली धातु हम कहेंगे तो उसका जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। हमारे शरीर में पाया जाने वाला खनिज कहेंगे तो उसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम। शरीर में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ। तो ये 2 फैक्ट यहाँ से बनते हैं। वैसे तो आवर्त सारणी एक अथाह सागर है, मैंने पहले वीडियो में पहले दिन ही कहा था, फिर भी मैंने प्रयास किया कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बारे में बात करने का जो आपके काम आ सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।